हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने की क्या जरूरत थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बच्चों, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो 3 रूप में उपस्थित होते हैं, एक तो तत्व के रूप में और एक मिश्रण के रूप में और यौगिक के रूप में। इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज तक प्रकृति में कितने तत्वों की खोज हुई है, यानी आज के टाइम पे कि प्रकृति में कितने तत्व हैं। तो बच्चों, प्रकृति में आज तक 118 तत्वों की जानकारी हुई है और इन सभी तत्वों के जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने तत्व हैं? प्रकृति में आज तक 118 तत्व की क्या हुआ है, खोज हुई है। इनमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में 94 तत्व पाए जाते हैं। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन तत्वों के गुणधर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि तत्व की इन जानकारियों को क्या हुआ था कि जैसे जैसे तत्व मिलते गए, अब इन तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना कठिन पड़ रहा था। आखिर उनको किस व्यवस्थित क्रम में रखें कि तत्व एक समान रहे। तत्वों के ऐसे गुणधर्म को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो सभी तत्वों में क्या हो, समानता हो। उन्होंने इन गुणधर्मों में से एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को क्या हो, आसानी से अध्ययन कर सके। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आप कहीं दुकान पर जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो आप देखते होंगे कि दुकानदार जो होता है वो अलग अलग सामान को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे रखा देता है। जैसे साबुन है, वो एक जगह पे सभी साबुन को रखा होगा, उसमें भी नहाने का साबुन अलग तरह का रखा होगा, कपड़े धोने का साबुन अलग तरह से रखा होगा। तो उसी प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करना किसके लिए, ताकि हम तत्वों को आसानी से समझ सकें, उनके बारे में हमें पता हो। इसलिए तत्वों का वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी। तो आइए जानते हैं कि तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किसने किया और कैसे किया। पहले हम बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, यानी तत्वों के वर्गीकरण में पहला प्रयास किस प्रकार हुआ। सबसे पहले क्या किया गया, जो भी ज्ञात तत्व थे, यानी जो भी प्रकृति में तत्व खोजे गए थे, उनको धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। यानी उनको एक धातु और अधातु 2 नाम देकर उनको अलग अलग किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे रासायनिक यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत करना शुरू कर दिया। और तत्वों के वर्गीकरण के पहला प्रयास किया था डोबे-राइनर, जिनका त्रिक नियम है, यानी डोबे-राइनर के त्रिक या डोबे-राइनर का त्रिक नियम। सन 1817 में जर्मन रासायनिक वुल्फगांग डोबे-राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको क्या किया, उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए डोबे-राइनर ने 3 ऐसे तत्वों के कुछ समूह लिए
यानी उन्होंने क्या किया कि तीन तीन ऐसे कुछ समूह के तत्व लिए और उनको प्रस्तुत किया जिनके गुण परस्पर समान थे। उन तीनों तत्वों के क्या थे, गुण जो थे वो परस्पर समान थे। इन समूह को त्रिक कहा गया। तीन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा गया, त्रिक कहा गया। डोबेर राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को, जो त्रिक के तीनों तत्व थे, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर उनके बीच, किस क्रम में, आरोही क्रम में परमाणु द्रव्यमान के, उनको जब परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाता है तो उनके बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। डोबे-राइनर ने क्या बताया था कि त्रिक के तीनों तत्वों को, यानी तीनों तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर उनके बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या होता है, औसत होता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए लिथियम, इसका परमाणु द्रव्यमान है 6.9, यानी इसको लगभग 7 मानते हैं हम। क्या मानते हैं, 7 मानते हैं। सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 है। पोटेशियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 39 है। तो डोबेर-राइनर ने क्या बताया था कि तीनों तत्व जो लिए हैं हम, इनमें से जब इनको आरोही क्रम में रखा जाता है तो दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यानी कहने का मतलब यह है, सोडियम धातु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो लिथियम और पोटेशियम धातु के परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का क्या होगा, औसत होगा। कैसे होगा, देखिए लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 7, और पोटेशियम का कितना है, 39। इसमें जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 23.0220 लगभग। और 23.0 किसके लगभग है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग, इसके औसत है ना, देखिए लगभग इसके औसत है। तो डोबेर-राइनर ने यही बताया था कि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जब रखते हैं तो उनके बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या होता है, औसत होता है। कुछ तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। डोबेर-राइनर ने एक सारणी के द्वारा इसे समझाया था। जैसे त्रिक तत्व, परमाणु भार, और पहले तथा तीसरे तत्व का माध्य परमाणु भार। देखिए यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अभी हमने उदाहरण की बात किया था, इन तीनों का द्रव्यमान लिया और इसमें जब 2 का भाग दिया तो हमें परमाणु द्रव्यमान 23 मिला। और ये किसके लगभग है, सोडियम के लगभग है, सोडियम के लगभग है, इसके औसत का है। इसी प्रकार देखिए सल्फर है, सेलेनियम, टेलुरियम। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, सेलेनियम का 78 और टेलुरियम का 127। जब इन तीनों परमाणु द्रव्यमान का हमने क्या किया, माध्य निकाला, सल्फर और टेलुरियम के परमाणु भार का माध्य निकाला तो हमें क्या मिला, 79.84 परमाणु, जो कि किसके लगभग है, सेलेनियम के लगभग है। किसके लगभग है, सेलेनियम के लगभग है। इसी प्रकार कैलोरीन 35 का परमाणु द्रव्यमान होता है, ब्रोमीन का 81 होता है और आयोडीन का 127 होता है। जब हम कैलोरीन और आयोडीन का माध्य परमाणु भार निकालेंगे तो हमें कितना मिलता है, 81.183, जो कि किसके लगभग है, ब्रोमीन के लगभग है। और यही डोबेर-राइनर साहब ने बताया था कि दो तत्वों को परमाणु भार जो होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। इसी प्रकार देखिए कैल्शियम, स्ट्रोरेशियम, बेरियम, इनको जब हम परमाणु भार के क्रम में, आरोही क्रम में रखते हैं तो कैल्शियम और बेरियम का जब माध्य परमाणु भार निकालते हैं तो कितना मिलता है हमें, 88.72 मिलता है, जो कि किसके लगभग है, स्ट्रोशियम के लगभग है, स्ट्रोशियम के लगभग है।
किसके लगभग है? स्ट्रोशियम के लगभग है। डोबे राइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ही ज्ञात कर पाए सके। उस समय जब डोबे राइनर ने पहला प्रयास किया तत्वों के वर्गीकरण के लिए, तो वो केवल 3 तत्वों के त्रिक ही ज्ञात कर सके। इसलिए इनका जो वर्गीकरण था, वो पद्धति जो इनकी थी वो असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 3 ही तत्वों को उन्होंने क्या करा था? आवर्त में वर्गीकरण करना प्रयास किया था। बाकी तत्वों के गुणधर्म के आधार पर तो वो कर नहीं सके, इसलिए इनकी पद्धति जो थी असफल हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे हमारे यूट्यूब चैनल का पेज है द स्टडी जॉब के नाम से। पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, वहां पर भी आपको हर चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।